भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। दरअसल कंगना के राम मंदिर पर बाबर का हथौड़ा, जी हां, यही आज मुद्दा है। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तमाम सारे लोग जुड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहता हूं। एक व्हाट्सएप मेरे पास है जिसका अगर जिक्र नहीं किया, खासतौर से भैया जी जैसे कार्यक्रम में जिसको कि मैं आम लोगों के बीच में करता हूं, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, इसलिए मैं जिक्र करना जरूरी चाहूंगा। झारखंड से है और कहते हैं कि मुझे तो बाकी कुछ नहीं कहना, बस सिर्फ ये कहना है कि आप कुछ भी दिखाएं, आप कुछ भी बहस करें, लेकिन आपकी बहस से अगर आदमी गायब हो जाएगा, वो शख्स गायब हो जाएगा जिसके लिए आप बात करते थे कैनॉट प्लेस में, तो अफसोस होता है। रामकृष्ण जी, मुझे भी अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। इसका जवाब मैं किसी दिन जरूर दूंगा आपको, किसी दिन क्या, कल परसों में मैं जरूर इसका जवाब देना चाहूंगा। और वो आम शख्स, जो आम आदमी, जो मेरी पूरी डिबेट का केंद्र होता है और केंद्र होता है, बना रहता है, वो कहीं गायब होता है, तो आप यकीन मानिए, मैं आपसे बेहद ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे भी बहुत कष्ट होता है। लेकिन आज का जो मुद्दा है मैं उसी पर लौटता हूं, कंगना के राम मंदिर पर बीएमसी का हथौड़ा। जी हाँ, हमारे साथ जो लोग इस वक्त अभी थ्रू हैं उसमें डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी। और हमारे साथ कुनिका सदानंद जुड़ रही हैं मुंबई से। बहुत बहुत शुक्रिया कुनिका। डिबेट शुरू हो तो मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि अमूमन आजकल डिबेट्स में होता यह है कि इतना हो हल्ला होने लगता है कि बात बीच में खो जाती है और सुनाई नहीं पड़ती। मैं गुजारिश करूंगा कि ये डिबेट जो है भैया जी, कहीं जैसा कि मैंने कहा कि आम शख्स इसके सेंटर में होता है, वो सुनना भी चाहता है, देखना भी चाहता है, मुद्दा जो है उसी पर बात कर लेते हैं। जी हाँ के शर्मा जी, कंगना ने कहा, क्या कहा, पहले इसको सुन लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर बहस की तरफ आगाज करते हैं। पहले कंगना ने क्या क्या, पहले इस पर आ जाते हैं एक बार। जी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। तो ये कुछ मसला है। सवाल मैं ऑफकोर्स कुनिका आपका भी स्वागत करता हूं, डॉक्टर के शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, और हमारे साथ राहुल ईश्वर दिख रहे हैं इस समय विंडो पे, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने डिबेट का बताया कि आजकल डिबेट में होता क्या है कि इतना हो हल्ला होने लगता है कि आवाज सुनाई नहीं पड़ती। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग एक दूसरे की आवाज सुनेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, और अगर ज्यादा हो हल्ला हुआ तो वो बस फिर मैं टोकूंगा, और वो इतनी बात जरूर ध्यान रखेंगे। के शर्मा जी, बात एक बार ये कही गई कि राम मंदिर एक बार फिर से टूटा है और बाबर ने हथौड़ा चलाया है। जस्टिफाई करेंगे आप इसको कैसे कि बाबर शब्द का इस्तेमाल और राम मंदिर एक बार फिर से टूटा है? जी, शिवसेना के प्रवक्ता आएंगे, मैं जोड़ूंगा उनको। जी, डॉक्टर के शर्मा, आपने राम मंदिर का जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि भारत में एक कल्पना है, और शायद ये हर आम, आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक विषय बताया और ये कहा कि जब आम आदमी नहीं जुड़ता तो बहुत तकलीफ होती है। यही इसी आम आदमी के एक जीवन का सपना होता है। हर आम आदमी का घर उसके लिए मंदिर होता है प्रतीक। इतनी मेहनतों से कोई इंसान अपना मकान और घर बनाता है, इसलिए वो मंदिर ही है। और मंदिर के ऊपर कोई भी जो यदि कोई कार्रवाई करता है या उसे तोड़ता है तो उसे तकलीफ होना आवश्यक है।
ठीक है, हो सकता है गलत उसमें यदि कुछ है तो उसके लिए भी बहुत से प्रावधान है। अभी घटना के अंदर में दो चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। इस घटना के दो पक्ष है, एक तकनीकी पक्ष है और एक राजनीतिक पक्ष है। तकनीकी पक्ष में मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई अतिक्रमण होता है, प्रतीक जी आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और जानते हैं, अतिक्रमण हटाओ एक अभियान चलता है और वो अभियान चलाया जाता है। उसके तहत जो है उस क्षेत्र के जो अतिक्रमण होते हैं उसको हटाने का एक पूरा अभियान चलता है। क्या कोई अभियान का नोटिफिकेशन इस समय बीएमसी ने जारी किया हुआ है? और उसके केवल कंगना जी के मकान के अगल बगल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जितने अनलीगल कंस्ट्रक्शन है जो साफ दिख रहे हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? ठीक है, नंबर 2 ठीक है, एक तो ये टेक्निकल इशू हो गया और एक पॉलिटिकल मैं दो लाइन इसमें एक विषय और डाल देता हूं। अभी तक बीएमसी को 2016 से लेके 52,000 केसेस जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के हैं बीएमसी के सामने, जिसके अंदर आज तक केवल 5,000 के जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, 5,000 केस सॉल्व हुए हैं। बाकी अभी जो है ये 10% से भी कम है, 52,000 से में केवल 5,000। और दूसरी बात की 30 सितंबर तक हाईकोर्ट का आदेश है वहां पर कि आप जो है अतिक्रमण नहीं वो करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। तो राइट सर, पॉलिटिकल वाला बताइए पॉइंट, पॉलिटिकल पॉइंट बता दीजिए। पॉलिटिकल पॉइंट ये है कि आज जिस ढंग से वहां पर जो है एक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार है, जिस प्रतिशोध के साथ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, जो प्रतिशोध जो वहां पर एक आम प्रतिशोध ले रही है, ये दिखाता है सत्ता का नशा, सत्ता का घमंड, तानाशाह और पूरी तरह से जर्जर कानून व्यवस्था। ये दिखाता है उस सरकार की अपरिपक्वता। राइट, यू हैव टेकन योर पॉइंट। राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। मैं कोनिका, मैं राहुल आपके पास आऊं उससे पहले मैं कोनिका के पास जाना चाहता हूं कि कोनिका को 6:30 बजे तक हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे बातचीत के सिलसिले को उनको सीधे जोड़ना चाहता हूं। कोनिका, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक आम आदमी, एक आम शख्स जिंदगी के सपने को पूरा करता है और फिर एक सपना पूरा करने के एक महल कलेक्ट करता है या बनाता है या घर बनाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। और तोड़ना भी ऐसी कार्रवाई जब लगा है कि 30 तारीख तक बंदिश है, तब उसके बाद तोड़ दिया जाता है। तो कहीं सत्ता का नशा है, सत्ता का नशा। और कंगना उस पर जवाब भी दे रही हैं, बोल भी रही हैं। क्या कहा है उन्होंने? कोनिका सदानंद जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी निंदा की थी कि जिस तरह से ये इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी। संजय राउत जी ने जो कहा वो गलत था, कंगना ने सबसे पहले जो कहा वो बहुत गलत था, और वो मराठी अस्मिता की बात करती है। लेकिन आज जो बीएमसी ने किया है ये इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए, या तो जैसे कि आपने कहा हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक सारे डेमोलिशंस बंद किए, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब स्लम्स को तोड़ा जाता है, डेमोलिशन होता है, तो 24 घंटे की नोटिस दी जाती है। जो अवैध जो स्लम्स होते हैं वो, आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ प्रतीक जी। मेरी लाइफ में मैं कम से कम 14-15 साल से एक प्लेग्राउंड के लिए लड़ रही हूँ जिसपे एक रिलीजियस संस्था ने एनक्रोचमेंट किया है। और वो प्लेग्राउंड किसके लिए है? बीएमसी के स्कूल के बच्चों के लिए है। ये बीएमसी को, उनके पास सारे पेपर है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप उसको डिमार्केशन करके उसको अवैध जो बना है उसे हटाइए। लेकिन 16 साल मेरी जिंदगी के लग गए, उसके बीच में मुझे डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स और क्या क्या हुआ, लेकिन वो प्लेग्राउंड अभी भी खाली नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बीएमसी को कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? और ये सरकार जो महाराष्ट्र की सरकार है उसमें शिवसेना बीएमसी में है, ये दिस इज वेरी रॉन्ग। और ये सब करना चाहिए क्या? कोरोना से लोग मर रहे हैं, हमारी महाराष्ट्र की इतनी काउंट हाई है, ऊपर से जो एयरपोर्ट पे जो हुआ है, ये पूरे जो कोविड रूल्स हैं, जो कोरोना के रूल्स हैं, जो अपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, जो पैंडेमिक एक्ट लगा है, सारे रूल्स को वो वायलेट करते हैं। चाहे वो प्रेस वाले हो, चाहे वो अपने जो ये सब लोग समर्थक आए। और ये करनी सेना और आरपीआई जो गई है एयरपोर्ट पे, मतलब ये कभी दलितों के लिए कभी कुछ किया है इन्होंने? मैं पूछना चाहती हूँ आरपीआई को, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है?
करनी सेना तो सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने धमकी दी थी कि जब उसने कहा था कि भाई आप लोग ये जो काम कर रहे हैं पद्मावत के खिलाफ, ये राजपूत लोग नहीं करते, मैं अपना नाम से राजपूत हटाता हूं, तो उन्होंने उनको भी धमकी दी। तो दिस इज ऑल बिकमिंग वेरी मर्की एंड बीएमसी शुड नॉट हैव डन दैट। इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नो कि कहां तक आगे जाएगा, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ आरपीआई वाले बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछ, हाँ कॉम्पेंसेशन तो देना होगा, लेकिन मैं किशोर मासूम आपसे पूछ ले रहा हूँ, बहुत सारी चीजें खुलेंगी, ये पैसे कहाँ खर्च हुए, क्या ये इनकम टैक्स पेड थे, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी। राइट, ये सवाल आपने उठाया कि बहुत सारी चीजें कोर्ट पे खुलेंगी। मुझे बताइए किशोर जी, आप वहां पहुंच गए, आपने ना तो कोविड का नियम पालन किया, लेकिन आज मुझे एक बात बड़ी ताज्जुब लग रही थी, करणी सेना और आरपीआई दोनों साथ साथ बगल बगल कंधा लगा के लड़ रही थी। मुझे लगा कि वाह क्या बात है। क्यों जी किशोर जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ गलत होता है, किसी महिला पर अन्याय होता है, किसी महिला को अपशब्द कहे जाते हैं, तो उसके खिलाफ हर किसी को आना चाहिए। अब जिस तरह से शिवसेना भाषा का प्रयोग कर रही है, कभी उनको गाली देती है, कभी मुंह तोड़ने की बात करती है, तो कभी उनका घर तोड़ देती है, ये कहीं न्याय संगत बात नहीं है। अगर महिला का अपमान होगा तो मुझे लगता है आरपीआई नहीं, हर किसी को शिवसेना सरकार के खिलाफ आना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। अगर देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो भी कंगना ने बयान दिया है, मुंबई विरोधी बयान दिया है, पीओके से तुलना की है, उसमें आरपीआई उस चीज से सहमत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि वो कानून के खिलाफ है, तो आपको एफआईआर करनी चाहिए, ना कि गुंडागिरी करनी चाहिए, ना कि तानाशाही दिखानी चाहिए, ना कि हिटलरशाही दिखानी चाहिए। अब आप लोग जाके वहाँ पे एक समझो, उसका अगर ऑफिस इलीगल था, वर्षों से शिवसेना की सरकार है यहाँ पर, बीएमसी पर उसे कब्जा है, तो बीएमसी की मिलीभगत से बना था क्या वो? अगर उनकी मिलीभगत से बनाया तो अफसर जो भी उनको सस्पेंड करना चाहिए, वो बनाया ही क्यों? ये तो बदले की भावना से आप लोग काम कर रहे हो। अगर उन्होंने मामलों को उजागर करने की कोशिश की तो उस पर हावी हो गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई साहब को, मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई साहब को कि पूरे देश में ऐसे होता है, रोज बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। खुद हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती और मीतू के साथ कैसे प्रेस के जर्नलिस्ट ने किस तरह का बर्ताव किया, और उस टाइम उनके अंदर का जो भावना नहीं जागी कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सारी जो महिलाएं जिनके शोषण हो रहा है। लेकिन और करनी सेना के साथ खड़े होकर वो जा रहे हैं, जो करनी सेना ने सबसे ज्यादा औरतों के बारे में गलत कहा और आगजनी की, बहुत सारी चीजें की। ये और जो कंगना कह रही हैं मेरा मंदिर है, चलो हम सब अपने काम को हमारा मंदिर मानते हैं, लेकिन ये क्यों, व्हाई इज एवरीबडी प्लेइंग अप टू द गैलरीज? आई मीन हम छेड़ रहे हैं नेशन के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, ये अच्छी बात नहीं है। इस वक्त हमको देश के साथ एकजुट होकर खड़ा होना है। चाइनीज एग्रेशन हो रहा है, लेकिन हम ये सब काम कर रहे हैं कि भाई हम राम मंदिर है, बाबर आया, व्हाई ऑल दीस थिंग्स? ये जरूरी है क्या इस वक्त? देखिए, बाबर का बयान उन्होंने इसलिए दिया है कि अपने घर को राम मंदिर की संज्ञा दी। जी तो बाबर कौन हुआ? किशोर जी बाबर कौन है? किशोर जी बाबर कौन है? बाबर जिसको कहा है आपने, तो बाबर कौन है किशोर जी? मैं आरोप के शर्मा आ रहा हूं, सीधा सवाल का जवाब दीजिएगा। बाबर कौन है? उन बेचारे बीएमसी वर्कर्स को, बीएमसी ऑफिसर्स को आप क्यों बाबर कह रहे हैं भाई? मेरा इसको गलत बात करना जरूरी है। प्रतीक जी, कंगना जी उसका जवाब दे चुकी हैं और पूरा देश जान चुका है कि बाबर कौन है। ममता काले 1 by 1 मैं आ रहा हूँ राहुल, इसके बाद आ रहा हूँ जी। ममता काले जी, धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी, जब से सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत मुंबई के अंदर हुई है, महाराष्ट्र सरकार का ये एक रूप जो हमें दिखाई दिया है, निरंकुश शासक वाला रूप, पूर्वाग्रहों से ग्रसित रूप, और ये रूप कि तुम रंक हो, हम राजा हैं, हमको तुमने आप वोट दे दिया, गलती कर दी, अब हम सत्ता का भोग करेंगे, जो हमारी मर्जी आएगी हम करेंगे। कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, इन सबको हम नहीं मानते। महाराष्ट्र के अंदर वही चलेगा जो हम चाहेंगे, गुंडा राज, हमारी दादागिरी, और एग्जैक्टली वही वहां पर हो रहा है। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। चलिए माना 2018 से उसको नोटिस दिया हुआ था, तो 2018 से लेकर के आज तक बीएमसी शिवसेना के पास थी, किसका इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं तोड़ी? मैं मानती हूँ अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। 50,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन के केसेस बीएमसी में पड़े हुए हैं, सारे के सारे 50,000 पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया आज?
क्यों पिक एंड चूज किया गया कंगना रनौत की ही प्रॉपर्टी को? क्योंकि कंगना रनौत आज तुम्हारे विचारधारा के साथ, तुम्हारी सरकार के साथ अग्री नहीं करती है। राइट टू डिसेंट आप देने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर वो डिसएग्री है आपके साथ, आप पर उसका भरोसा नहीं है, तो ममता काले, ममता एक चीज और मुझे बताओ, भाषा लैंग्वेज जो है इस वक्त, मैं ये जानना चाहता हूं, जो उन्होंने कंगना ने कहा मैं भी वो भी जानना चाहता हूं। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म, ये क्या लैंग्वेज है भाई ममता? देखिए प्रतीक जी, मुझे मैं सारी बातें लड़ने को, मैं कल कंगना के लिए मैं कह रहा था, लेकिन ये मुझे बताइए लैंग्वेज क्या? मैं के शर्मा आपसे भी पूछना चाहता हूं। पहले मैं ममता काले प्लीज रिस्पॉन्ड, ये बताइए जी ये कैसे, ये कौन सी लैंग्वेज है? मैं जानना चाहता हूँ, ये भी लैंग्वेज जानना चाहता हूँ। और मैं एक बात कुनिका मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुनिका जो बात आपने मीडिया के लिए कही थी, मैंने कल भी कही थी और आज भी कहता हूं, मैं बड़े साफ गोई के साथ कहता हूं कि जो आईना दिखाते हैं उनको आईना देखने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अगर हमसे गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। नाउ यू रिस्पॉन्ड ममता काले, धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी देखिए, ऐसा है, क्या होता है ना कि अगर आप किसी इंसान को बिल्कुल कॉर्नर में पुश करते हो तो वो रिटेलिएट करता है और जनता आपसे प्रश्न करेगी। अगर आप प्रोवोक हो जाते हो और आप ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हो जिस तरीके की संजय राउत जी ने की कंगना रनौत के लिए, मैं कहती हूँ स्त्री पुरुष का सवाल नहीं है प्रतीक जी, किसी व्यक्ति के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरीके की शब्दावली, जस्ट बिकॉज आप सत्ता में बैठे हुए हो, सफेद कुर्ता पजामा पहनते हो, लेकिन आप जुबान इतनी गंदी इस्तेमाल करते हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, नहीं होना चाहिए, अगर आप ये कहते हो 30 मोर सेकंड प्रतीक जी, अगर ये लोग ये कहते हैं कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्यवाही कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से इनसे बोलना चाहती हूं मैं कि विद इन 24 आवर्स जो वहां की तीनों लोग मिलकर के जो सरकार चला रहे, कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना, उनके छोटे और बड़े नेताओं की प्रॉपर्टी निकाली जाए और जितनी गलत कंस्ट्रक्शन है उन पर बुलडोजर चलाया जाए। साथ के साथ वो रसूखदार जिनके चंदे के पैसे पर ये अपनी पार्टी चलाते हैं, उनके यहाँ भी बुलडोजर चलाएं, चाहे शाहरुख खान का बंगला मन्नत ही क्यों ना हो। अगर कनिका मैं आ रहा हूँ, ईश्वर मैं आपसे पूछा नहीं, मैं आ रहा हूँ, कनिका जवाब दे रही है, नहीं चलेगा जी। पहली बात तो ममता जी मैं ये कहना चाहूंगी, जो संजय राउत जी ने कहा वो सबसे पहली पहल कंगना रनौत ने किया और वो भी गलत था। संजय राउत जी ने जो कहा वो भी गलत था, और अब जैसे कंगना बात कर रही वो बहुत गलत है। ये एक चुनी हुई सरकार है, आप जनता जनार्दन के आदेश को आप इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे तू अगर समझता है, दिस इज नॉट द वे टू टॉक, और ये तरीका नहीं है। और आप इसे आप क्यों पंगा लेना चाहते हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप? और ये आप देखिए जो आप अभी फोटो वीडियो दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, जो मैं अभी देख रही हूँ, किस तरह उनको सिक्योरिटी दी गई है, किस तरह, मेरे को खत्म करिए ममता जी, प्लीज लेट मी फिनिश। आप पंगा ले रहे हैं क्या? नहीं कुनिका जी, मुझे प्लीज इतना बता दीजिए आप कि अगर कंगना रनौत महाराष्ट्र की सरकार से डिसएग्रीमेंट पर है, वो चाहती है कि नारकोटिक्स का जो गंदा धंधा चल रहा है, आप पीओके नहीं कह सकते महाराष्ट्र को, तो आपने जहां नाम कमाया बुलडोजर चलाएंगे, आप इतनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। और पीओके की जहां एक चीज मैं आपको महाराष्ट्र को पीओके कह रहे हैं, जिस कर्म भूमि पे बैठ के आप कंगना रनौत बनी, जिस कर्म, और संजय राउत जी का एक बयान याद दिलाती हूं मैं, एक छोटा सा बयान याद दिलाती हूँ पीओके पर। संजय राउत जी ने, ममता लिसन, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा बहस, सुनते हैं, आराम से बहस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तर्क के साथ करेंगे, लॉजिक के साथ करेंगे, एंड एवरीबॉडी विल लिसन। ममता जी जो आपने कहा, सबसे पहले पीओके कहा महाराष्ट्र को, ये क्या सही है? जिस कर्म भूमि से वो कंगना रनौत बनी, जिसके दम पर आज वो खड़ी है, जिसने अपनी मेहनत से बनी है, लेकिन हम इस कर्म भूमि ने उसको वो सराउंडिंग दिया, वो सपोर्ट दिया, वो प्रोटेक्शन दिया, वो सिक्योरिटी है, जिससे वो कुछ भी बोल सकती हैं और कुछ भी बन सकती हैं। उसको वो कहेंगी कि वो पीओके हो गया है। इज दिस करेक्ट? और वो वहां बैठे बैठे हिमाचल में कह रही है कि मेरे पास नाम है, मेरे पास ये है। अरे तो नाम दीजिए ना। आप बैठ के बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, कम से कम आप सबूत तो लाइए। सिर्फ बैठे बैठे मनाली के कंफर्ट में आप कुछ भी कहेंगी, ठंडे कंफर्ट में, और यहाँ पुलिस वाले जूझ रहे हैं, रोज बीएमसी वाले जूझ रहे हैं, सरकार लड़ रही है। कैन आई रिप्लाई? राहुल प्लीज, दोनों तरफ से
दोनों तरफ से वो सीमा क्रॉस किया है। डॉक्टर साहब आ रहा हूं। या दोनों तरफ से दे हैव क्रॉस द लाइन, इसीलिए दोनों तरफ को डी एस्केलेट करना चाहिए। हम सभी को पता है, क्यों हम इसे चुप करें? क्या ताकि दो स्पेक्ट्रम हो गया, एक लिबरल स्पेक्ट्रम हो गया, एक राइट स्पेक्ट्रम हो गया, और कंगना जी को राइट स्पेक्ट्रम सपोर्ट करता है और द लिबरल्स और शिवसेना रिया और सभी और को सपोर्ट करता है, इसलिए एक ऑल आउट वार हो गया। दोनों साइड्स को मॉडरेशन होना चाहिए। दोनों तरफ से गलत बयान आया है। कंगना जी को पीओके नहीं कहना था, कंगना जी को आज पाकिस्तान कहा गया, और अपने ऑफिस को राम मंदिर से तुलना करना भी ये बहुत गलत बात है। कंगना जी का एक बहुत प्रोवोकेटिव तरीके से बात हो रहा है, ये गलत है। इसीलिए वो हा वाला शब्द जो संजय राउत ने यूज किया वो भी गलत है। तो हो सकता है, इसलिए दोनों राहुल जी राम मंदिर तो हो सकता है। जो कोई अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने प्रेमाइसेस को राम मंदिर तो कह सकता है, ये तो सही है। लेकिन बाबर तोड़ेगा या बाबर करेगा, ये और बीएमसी के ऑर्डिनरी एम्प्लॉइज को बाबर बुला रहे हैं आप, ये बात इसी तरह से कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड कोई सच्चाई नहीं है। मैं आ रहा हूँ, स्मगलर है जो किशोर, माफियागिरी जो बॉलीवुड में चल रही है, मैं आ रहा हूँ किशोर, वेट किशोर, लोगों को क्यों अपने गुस्से का शिकार बना रही है? क्यों कंगना का घर तोड़ दिया जाता है? क्यों उनको बोलने नहीं दिया जाता है? क्यों बिहार से अगर कोई पुलिस वाला आता है तो उसको के लीडर हैं आरपीआई के, कर दिया जाता है? क्यों ऐसा कर रहा है? सरकार को क्या डर है? क्या उसको डर है कि उसके खुलासे हो जाएंगे? बॉलीवुड किशोर जी आप तो जवाब दीजिए। मुझे मालूम है, सोनिका आपसे कुछ पूछ रही है, आप तो उसका जवाब दीजिए। सोनिका कुछ पूछ रही है। किशोर नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे, किशोर नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे प्लीज। मेरी डिबेट में एक डिसिप्लिन है मेरी डिबेट में, और मैं बहुत अदब के साथ बोलता हूं। आप लगातार नहीं बोलेंगे, अब मैं जब रोकूं तो आप रुक जाएं। कोनिका कुछ कह रही हैं? ठीक है, बोलिए। हाँ मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं। दो बातें मैं बहुत देर से कोविड-19 महाराष्ट्र के रूल्स के तहत और कोई भी स्टेट को ये पावर दिया जाता है कि आप ऐसे पैंडेमिक में आप अपने स्टेट के रेगुलेशन बना सकते हैं, और रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप 7 दिन से ऊपर किसी स्टेट में रहेंगे तो कोई भी स्टेट हो वो आपके ऊपर क्वारंटीन का ठप्पा लगा सकते हैं, जो कि पुलिस आईपीएस ऑफिसर विनय जी के साथ भी हुआ था। वो गलत हुआ था, सही हुआ था, मैं नहीं कहूं, लेकिन वो रूल था। ओके, अगर कंगना जी 7 दिन से ऊपर यहां रहेंगी तो उनके ऊपर क्वारंटीन का ठप्पा लगेगा, क्योंकि उनके दूसरे भी घर हैं मुंबई छोड़ के, और वो जा भी सकती हैं और रह भी सकती हैं। ओके, सेकंड थिंग जो अपने किशोर जी ने भी कहा, किशोर जी बहुत काम पड़ा है दलितों के लिए, प्लीज करिए। मैं पिछले 35 साल से समाज सेवा कर रही हूं और मैं देख रही हूं कि उनके हक के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। आप कंगना जी के हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी भी है जो दुनिया भर के लोगों को ट्रोल भी कर रही है, और उनके साथ बीजेपी की सरकार जो सेंटर में वो खड़ी है, ऊपर से उनको सीआरपीएफ के मतलब प्रोटेक्शन दिया गया है। कश्मीर में लोग अनसेफ हैं, वहां से सीआरपीएफ को हटा के इलेक्शन की ड्यूटी पे लिया जा रहा है, और उसमें से कुछ लोगों को आपने कंगना के यहाँ भेज दिया है। अरे भाई क्या जरूरत है? कंगना अगर ये कह देती उद्धव ठाकरे जी से कि भाई मुझे अनसेफ महसूस हो रहा है, या अमित शाह जी कह देते ममता जी मैं आपके सामने, ममता जी नहीं, थोड़ी देर बाद डॉक्टर के शर्मा विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, बहुत सारे प्रश्न उठ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। पहले तो मैं जो राहुल ईश्वर जी जो बोल रहे थे कि एक जो है राइट विंग हो गया है और एक लिबरल हो गया है, तो ये लिबरल कौन है साहब और ये राइट विंग कौन है? ये उदारवादिता है कि भारत तेरे टुकड़े होकर नारे लगाने वाले के समर्थन करने वाले ये उदारवादी हैं। ये उदारवादी लोग हैं जो संजय राउत फ्री कश्मीर का समर्थन कर रहे थे अभी 2020 में, वो क्या है? वो उदारवादी हैं, लिबरल है। वो देश तोड़ने की बात हो रही है तब उसका समर्थन किया जा रहा है। इसके अलावा मैं जी ने बड़ा आरोप व्यक्त किया महाराष्ट्र की अस्मिता का, उनको बड़ी चिंता है। देश की अस्मिता का क्या होगा कुनिका जी, जब राहुल गांधी भारत की तुलना सीरिया से करते हैं? राहुल गांधी एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला। नहीं, आप मुद्दे पे बात करिए। मैंने आपको इधर उधर एग्जांपल नहीं दे, मैं बहुत सारे दे सकती हूँ, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूँ। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, आप इनको समझाइए तरीका डिबेट का। प्रतीक जी आप मुझे बोलने दीजिए। जब राहुल गांधी सबको मालूम है डिबेट का तरीका। हाँ, तो राहुल गांधी बीच में ना बुलवाइए प्रतीक जी।
जब राहुल गांधी सीरिया से तुलना करते हैं भारत के साथ, तब इनकी आवाज क्यों बंद होती है? जब रॉबर्ट वाड्रा भारत को बनाना आज हम किसकी बात कर रहे हैं, तब इनकी आवाज क्यों नहीं खुलती है? नेहरू जी की बात कर लीजिए, फिर वही बात कि पाकिस्तान वॉर कर लीजिए, पार्टीशन की बात कर लीजिए, नेहरू जी की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र का ही एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, महाराष्ट्र का ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे मुद्दे की बात कीजिए सर, अभी जिसके बारे में बात हो रही है। आजाद मैदान के अंदर में रोहिंग्या जो है वहां पर प्रदर्शन करते हैं और शहीद स्मारक को तोड़ते हैं, और जब भारत विरोधी नारे लगाते हैं, ये कुनिका सचदेवा जैसे जो बैठी हुई है सामाजिक कार्यकर्ता, इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? अभी ये कह रही है कि मुंबई पुलिस पर प्रश्न उठाया, जब जो है यही शिवसेना 3 महीना पहले जब राज्यपाल जो थे, गवर्नर जो संवैधानिक संस्था के प्रमुख होते हैं महाराष्ट्र के, जब उनको एजेंट बता रही थी, तब इस समय इनकी जबान कहां चली गई थी? तब इनका जबान क्यों बंद था? 5:30 बजे सुबह, 5:30 बजे सुबह शपथ ग्रहण सर, नहीं अब आप चुनाव आयोग से अब मेरा जवाब सुनिए। मैं फिर प्रतीक जी इनको तकलीफ होने लगी, मैं पास में नहीं जाना चाहती थी। होने दीजिए, मैंने सुना था ना, नहीं अभी जवाब देना है मुझे। एजेंट बताया जाता है, जिस चुनाव आयोग के बल पे ये शिवसेना की चुनाव जीत कर आए हैं, जब ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाया जाता है, जब सीबीआई से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, ये सब क्या मुंबई की पुलिस इन संस्थाओं से बड़ी हो गई है कि इनके ऊपर यदि मुंबई पुलिस कनिका जवाब देंगी। राहुल मैं आता हूँ आपके पास सर, अगर ये नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं आता हूँ, लेकिन रेलेवेंस ऑफकोर्स कोनिका सवालों के रेलेवेंस जरूर होने चाहिए। मैं रेलेवेंस में उसी पे बात कर रहा हूं जो आप कहना चाहती, मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा कोनिका, उसके बाद मैं हाजिर होता हूं। अपनी बात रखिए, वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को सीधे जोड़ना चाहेंगे बातचीत को, ऋषि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जब ममता बोल रही थी तो मैंने बीच में रोका था, उन्होंने कहा था ममता ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी बात है, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर, मैंने एक भी टोका था। किसी व्यूअर ने मुझे लिखा है कि प्रतीक जी जिस दिन आपका आशियां टूटेगा या आपका ऑफिस टूटेगा, आपकी मेहनत की कमाई से बना हुआ घर जिस दिन टूटेगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होती है, और तभी आपका लैंग्वेज पे और तभी आपकी भाषा पर भी पता चलेगा आप भाषा कैसे इस्तेमाल करते हैं। भाईजान मैं ये बात आपके साथ जो आपने शेयर की है, मैं बिल्कुल आपसे बात करता हूं कि जब आदमी को परेशानी हो, आतंककाल हो, तभी धैर्य का पता चलता है, तभी धैर्य रखना चाहिए। मैं इस बात का जानता हूं कि मेहनत की कमाई से किसी ने अगर कोई आशिया या घर बनाया है तो उसके कुछ मतलब होते हैं, मैं ये जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। लेकिन मैं जिस तरह से एक्सपेक्ट करता हूं कि पब्लिक डोमेन में जो लोग हैं उनके आचरण को बहुत सारे लोग देखते हैं, और मैं यही कोशिश करता हूं डिबेट पे भी, तो आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत माने, मैं किसी की तरफ पक्ष में नहीं खड़ा हूं, मेरा कर्म यही है, मेरा दायित्व तो यही है कि जिस लाइन पे मैं खड़ा हूं उस लाइन पे खड़ा हुआ नजर आऊं आपको, और वो दिखूं मैं। शुक्रिया, मैं आगे बात को बढ़ाता हूं। ममता कुछ कहना चाहे? मैं ऑफकोर्स कनिका मैं आपके पास आ गया क्योंकि आपको जाना है, आप अपनी बात कहिए। कनिका जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब किसी जैसे आपके जो समर्थक हैं, जो ऑडियंस है, उन्होंने आपको जो मैसेज भेजा है, लेकिन कंगना जी की भाषा तो उनका आशियाना टूटने से पहले ही बिगड़ गई थी, और खैर वो दूसरी बात है। अब किशोर जी जो कह रहे थे वो पास्ट के बारे में कह रहे थे। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ किशोर जी, ये पूरा फसाद जहां से शुरू हुआ है जब कंगना जी ने सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए आवाज उठाई। अब सुशांत सिंह राजपूत अनफॉर्चुनेटली कहीं कोने में, उनके जस्टिस कहीं कोने में रख दिया है। अब मैं जैसा पहले कह रही थी, ममता जी भी कई डिबेट्स में मेरे साथ थी, मैंने कहा था डिबेट्स में कि ये सब लोग जो आवाज उठा रहे हैं इनका कोई ना कोई एजेंडा है। मैं ममता जी की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले कि वो कूद पड़े बीच में। मैं टीआरपीज के लिए जो चैनल कर रहे हैं और जिस तरह की सेंसेशनलिज्म कर रहे थे, और जो कंगना जी वहां बैठे बैठे जो बोल रही थी विदाउट प्रूफ, वहां यहाँ स्टेटमेंट देने नहीं आए, अभी तक भी ड्रग अब्यूजर्स के नाम में अभी तक नहीं दिए, वो सारी चीजें सेंसेशनल इसलिए कर रही थी क्योंकि उनको अपना एजेंडा था, अपने फायदे के लिए कर रही थी। तो ये बहुत गलत बात है, और ये जो चीज है ना, ये लोगों के सामने आना चाहिए कि किस तरह लोग
हर बोलते ना ये हर चीज को, हर गलत चीज को अपने लिए एक मौका बना लेते हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो शब्द हैं, लेकिन वो सचमुच ऐसे ही हो रहा है कि आप हर गलत चीज को अपने लिए एक मौका बना लेते हैं। यू आर यूजिंग द डिसएडवांटेजेस और द मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स फॉर योर एडवांटेज। लेकिन ऑफ कोर्स किशोर बिल्कुल आप जवाब दे दिए। के शर्मा जी बिल्कुल दीजिए। मैं आ रहा हूं ममता आ रहा हूं। के शर्मा कुछ बोलना चाहते हैं? I can't hear him. Sure. I think फ्रीज हो गया उनका विजुअल फ्रीज हो गया। डॉक्टर साहब आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर के शर्मा आ रही है। जी आप बोलिए। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं प्रतीक जी कि अभी कोनिका जी ने और दो बातों पर बड़ा ऑब्जेक्शन व्यक्त किया कि आपने महाराष्ट्र की अस्मिता को पर प्रश्न उठाया, आपने पाकिस्तान कैसे कह दिया। आज जो कार्रवाई वहां पर बीएमसी ने किया है, क्या ये जो है पीओके से कम है? ये प्रदर्शन क्या प्रदर्शन था? ये यही ना दर्शाया संबंध में आवाज उठा दे तो पाकिस्तान बीएमसी ऑफिसर्स जो नंबर 1। दूसरी बात, तालिबानी हरकत क्या होती है? तालिबानी हरकत यही होती है ना प्रतीक जी कि एक महिला के लिए 1000 शिवसैनिक एयरपोर्ट पर जाकर उस महिला को जो है गाली गलौज कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि महिला निकल के आए तो उसकी जो हम तार कर दें उसकी एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ आज जो प्रदर्शन जो आरपीआई और करनी सेना सारे कानून तोड़कर पाकिस्तानी पीओके का स्वरूप नहीं है तो क्या प्रदर्शित किया गया है आज वहां पर? किस बात का प्रदर्शन हुआ है कि आप जो है बुलडोजर चला दें किसी के घर पर? यही ना पाकिस्तान, इसी को कहते हैं ना बोलना चाहूंगी प्रतीक जी, तानाशाही। तो आज जो जी कोनिका मैं आ रहा हूँ एक बात ममता आ रहा हूँ केवल एक बात कहेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहूंगी भारत की महिला, भारत की नारी का वो जो है ताकत देखने को मिला है। उसने शिवसेना को राजनीतिक रूप से, शिवसेना की राजनीतिक चूल्हे हिला कर रख दी है, उनके पैर का पसीना माथे पर ला कर रख दिया है। मैं आ रहा हूँ ऋषि आ रहा हूँ प्लीज वेट ऋषि प्लीज वेट ऋषि नो ऋषि यू हैव टू वेट नाउ ऋषि नाउ यू हैव टू वेट ऋषि यू हैव टू वेट नाउ। कोनिका प्लीज रिस्पॉन्ड देन ममता कोनिका देन ममता। जी मैं रिस्पॉन्ड करके मैं रिस्पॉन्ड करके निकलना चाहूंगी कि दूसरे चैनल में है मेरा अगला डिबेट। मैं ये कह रही हूं जो इन्होंने कहा कि जो शिव सैनिकों ने एयरपोर्ट पे किया, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ जो आरपीआई ने और करनी सेना ने भी किया वो भी गलत था। एयरपोर्ट पे सारे रूल्स को फ्लाउट करके लोगों को खतरे में डालकर पुलिस फोर्स को और उनके ऊपर प्रेशर बनाकर आपने बहुत गलत किया है। और आप लोगों के ऊपर भी केस होना चाहिए। आपने महाराष्ट्र की पब्लिक की जान को खतरा किया है, आपने महाराष्ट्र की पब्लिक को की जान के साथ खिलवाड़ किया है। आज आपका वो हर बंदा जो एयरपोर्ट पे गया था, अगर उसमें से 10 भी इन्फेक्टेड हो गए तो वो जाके और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। आप लोगों के ऊपर केस होना चाहिए। शिव सैनिकों ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन आपने जो किया वो एक इलेक्टेड गवर्नर। और इसके बाद पहले निंदा कीजिए आप जो बोले शिवसैनिकों की निंदा कीजिए। मैंने कहा उन्होंने भी गलत किया। मैंने कहा डॉक्टर के शर्मा चिल्लाते हैं, डॉक्टर के शर्मा चिल्लाते हैं, आप सुन नहीं रहे। डॉक्टर के शर्मा ये बताइए, डॉक्टर के शर्मा ये बताइए कि पुलिस का काम है ना प्रोटेक्शन देना। पुलिस को प्रोटेक्शन तो दिया गया, उनको प्रोटेक्शन दिया गया, व्हाइट ड्रेस दिया गया, तो फिर ये तो आरपीआई क्यों गई वहां पे? आरपीआई क्यों गई और करनी सेना क्यों गई? मैं आता हूं आपके पास। तो क्यों गई आरपीआई, क्यों गई करनी सेना, क्यों और शिवसेना क्यों गई? दोनों में शिवसेना को भी जोड़ रहा है। वो भी दूध के धुले नहीं है, दूध के धुले नहीं है, वो दूध के धुले नहीं है। मैं जवाब देता हूं आपको। जी कोनिका सुनिए, थैंक यू सो मच कोनिका थैंक यू सो मच कोनिका, थैंक यू सो मच। जी नाउ टेल मी। जी शर्मा जी बताइए, डॉक्टर साहब बताइए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये मुझे बताइए कि फिर वो क्यों गए? एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आरपीआई क्यों गई, करनी सेना क्यों गई, इसका जवाब तो उनके लोग बताएंगे। लेकिन जो आपने पूछा मुझसे
कि वहां पर पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया। पुलिस का प्रोटेक्शन देना कोई एहसान नहीं है प्रतीक जी, ये दायित्व है उनका। एक व्यक्ति, एक महिला जिसको राज्य का गृह मंत्री धमकी दे रहा हो, जिसको वहां के सत्ताधारी पार्टी के लोग नेता उसको जान से, मैंने एक आपको याद आ गया, 12 बजे एक आपको व्हाट्सएप भेजा है, वो लिंक भेजा है, वो संजय राउत जी का बयान है, उसमें कहा गया है श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध। प्रतीक जी, श्राद्ध कब होती है? जब जान से मार दिया जाता है और इसके बाद 13 दिन बाद श्राद्ध होती है। के शर्मा जी, ये बयान है, आपको लिंक भेजा है मैंने। परमिशन हो तो जब एक महिला को आप मारने की धमकी देते हैं, ममता आ रहा हूँ, ममता आई नो, ममता आपका ही टर्न है, ममता आपका ही टर्न है, मैं आ रहा हूँ। ऋषि कुछ बोलना चाह रहे हैं, पैनल पे जोड़ लेता हूँ। ऋषि दायित्व है, कोई नाउ ऋषि प्लीज रिस्पॉन्ड, ऋषि नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। ममता आ रहा हूं मैं आपकी बात। जी को चुप करवाइए ना प्रतीक जी, के शर्मा जी को चुप करवाइए। के शर्मा जी का सरकार बिहार में है। मैं महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले एक बच्ची को घर से उठा के असामाजिक तत्व ले गया। क्या सुशील मोदी, क्या बीजेपी की सरकार उस परिवार की अस्मिता को बचा पाई है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग एक महिला के पीछे छिप कर राजनीति करते हैं। यदि कंगना रनावत का अस्मिता है तो क्या उस बिहार की बच्ची का अस्मिता नहीं है? बिहार चुनाव में इस बार जनता बताएगी, आपको औकात बताएगी। उस बच्ची तीन हो गया, ऋषि मिश्रा, चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? ऋषि मिश्रा, चुनाव चुनाव में क्या होगा वो हम देखेंगे, हम जाएंगे, हम खुद पहुंचेंगे। लेकिन ये औकात जैसे शब्दों को डिबेट में लाना बंद करिए। ये अच्छी बात नहीं है। डिबेट देखना लोगों ने बंद कर दिया इसीलिए क्योंकि ये शब्दों का, अल्फाजों का ये जो इस्तेमाल हो रहा है, लोगों ने देखना बंद कर दिया। यकीन मानिए मेरी बात का, ऋषि जी, यकीन मानिए मेरी बात का। मैं सच कह रहा हूं, मैं घूमता हूं शहरों में, मुझे मालूम है जी। मैं आ रहा हूं ऋषि जी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आ रहा हूं ना। ममता ना प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं ऋषि, आ रहा हूं ऋषि, आ रहा हूं। आई विल गिव यू चांस ऋषि, आई विल गिव यू चांस ऋषि, आई विल गिव यू चांस आफ्टर ममता। जी ममता। जी थैंक यू प्रतीक जी। देखिए ऐसा है, कुनिका जी चली गई हैं अभी, मैं उनके बड़ी चीजें सुन रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि महाराष्ट्र मुंबई से वो कहां केंद्र की सरकार पर पहुंच गई, नेहरू जी पर पहुंच गई, जाने कहां की किस तरीके की उन्होंने बात करी। चलिए खैर, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से जो बात करी वो करी, वो अभी है नहीं पैनल पे। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार, कौन सी चुनी हुई सरकार भाई? कौन सी चुनी हुई सरकार? क्या ये जो गठबंधन की सरकार वहां पर बनी थी, इसको महाराष्ट्र ने चुना था? नहीं चुना था, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, चलिए आपने सरकार बना ली, मान लिया आपने बना ली, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर क्या आप राजधर्म निभा रहे हैं? क्या आप सत्ता में बैठने का जो धर्म है उसको निभा रहे हैं? कोई भी आपकी टैक्स पेयर है। ऋषि आपका ले लिया सवाल, ऋषि आपकी बात सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल ऋषि, जायज बात है ऋषि, आपने सही कहा, मैंने सुनी आपकी बात, सुनी बात ऋषि, मैंने आपकी बात सुनी। जरूरी है ऋषि जी, प्लीज बोलने दीजिए, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, प्लीज सुन लीजिए आप मेरी बात, सुन लीजिए आप बात। ऋषि बात सुन लें, ऋषि तुम बात ठीक कह रहे हो, ऋषि आप बात ठीक कह रहे हैं। नहीं ऋषि, नो दिस इज नॉट द वे। ऋषि आप बात ठीक कह रहे हैं, मैं बिहार का रेफरेंस ठीक आपने दिया, मैं आऊंगा। पहले ममता को बात कंप्लीट कर ले दीजिए, आप रेफरेंस ठीक दे रहे हैं, पहले करने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। जी ममता कंप्लीट करिए, जी कंप्लीट करिए। एग्जैक्ट जी, धन्यवाद ममता, प्रतीक कोई जी। टोकेगा नहीं मेरा आपको। जी धन्यवाद प्रतीक जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम अभी महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर जो हो रहा है, क्या उस पर प्रश्न नहीं उठाए जाने चाहिए? अगर कंगना रनौत एक नेक्सस है नारकोटिक्स का, और उसमें देखिए मुंबई में बॉलीवुड के अंदर कौन लोग जा रहे हैं? वो हमारी आर्थिक राजधानी है हिंदुस्तान की। मुंबई किसी की नहीं है, मुंबई सारे हिंदुस्तान की है। वहां पर इतने बच्चे जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, छोटे शहरों से, वो नारकोटिक्स में फंस जाते हैं, ड्रग पेडलर बन जाते हैं। उनके भविष्य की बात है। देखिए ये जो जितने लोग इसमें फंस रहे हैं, इनमें से हम किसी को पहले नहीं जानते थे। मेरी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है, और दुख होता है प्रतीक जी ये देख करके 24 साल के बच्चे ड्रग पेडलर बना दिए गए। अगर उसको बस्ट करने की बात हो रही है तो मुंबई की महाराष्ट्र की सरकार को कंगना रनौत का वेलकम नहीं करना चाहिए था कि आप आइए, आप उन लोगों के नाम बताइए, और हम चाहते हैं कि एनसीबी उनका इन्वेस्टिगेशन करे और उनको बिहाइंड बार डाले। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप ड्रग पेडलर्स के साथ खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद चलिए इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, पहले क्यों नहीं आपने इस पर एक्शन लिया?
ये सारी जो चीजें हैं प्रतीक ये जी, मतलब प्रतीक जी, इसी कंगना रनावत पे शेखर सुमन ने क्या आरोप लगाया था? क्या आरोप लगाया था कंगना रनावत पे शेखर सुमन ने? आपको याद होगा, आप तो जाने माने पत्रकार हैं, पुराने चीजों को याद रखते हैं। प्रतीक जी आप बताइए, कंगना रनावत पे। हाँ मुझे मालूम है, शिवसेना ने उसी रेफरेंस को निकाला। राहुल ईश्वर जवाब दे रहे हैं, राहुल ईश्वर जवाब दे रहे हैं। जी राहुल मुझे मालूम है रेफरेंस कौन सा दे रहे हैं आप, मुझे मालूम है जी, अध्ययन का रेफरेंस दे रहे हैं आप। जी राहुल, मगर उसी का ब्रेकअप करके आपस में एक खींचे गुजारने का एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कंगना जी के साथ और दोनों दूसरी पक्ष के साथ दोनों नहीं करना चाहिए। अभी सभी को पता है पॉलिटिकल वो फाइट है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए और एथिकल बनाने की और अपर हैंड देने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी को पता है दोनों तरफ से लड़ रहा है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे और वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसीलिए दोनों को और सभ्य तरीका से, मॉडरेट तरीका से, रशियन तरीका से, डेमोक्रेटिक तरीका से, पार्लियामेंट्री तरीका से फाइट किया जाए। आप जैसे पहले कहा कि बहुत सही शब्द यूज करें, और जैसे सब मत आए, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट से डिबेट करें। राहुल जी, मैं राहुल जी से दो चीजें बोलना चाहती हूँ। ऋषि मैं आ रहा हूँ, ऋषि मैं आ रहा हूँ, ममता आ रहा हूँ, ममता मैं आ रहा हूँ। ऋषि कुछ कहना चाह रहे हैं। कंगना रनावत पे शेखर सुमन ने क्या आरोप लगाया था? आप जवाब दे दीजिए। प्रतीक जी के शो के माध्यम से 138 करोड़ जनता जानना चाहती है आपसे, बता दीजिए। आप तो बहुत समावेशी समीक्षा करती है ना, बता दीजिए आप। ये किसके लिए? मेरे लिए? नहीं ममता काले जवाब नहीं देंगी, डॉक्टर के शर्मा जवाब देंगे, डॉक्टर के शर्मा जवाब देंगे इसका। ऋषि जी, डॉक्टर के शर्मा जवाब देंगे। नहीं ऋषि जी को मैं जवाब एक छोटा सा देना चाहती हूँ। ममता प्रतीक जी मुझे जवाब देनी है ना, जवाब दीजिए ममता। मुझे जवाब देना है ना। एक मिनट ममता कुछ बोलना चाह रही है, कंप्लीट ममता। एक मिनट डॉक्टर के शर्मा एक मिनट, ममता काले कुछ कह रही हैं। जी ममता। देखिए मैं ऋषि जी से ये बात पूछना चाहती हूँ कि कंगना रनौत के लिए किसने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, ये जानकारी तो आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन कंगना रनौत के लिए जिस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया गया संजय राउत जी के द्वारा, उसके डिफेंस में आप क्यों आ जा रहे हैं? आपको क्या खराब नहीं लग रहा है? आपको क्या वो बुरा नहीं लग रहा है? क्या कंगना रनौत क्या गलत कर रही है? आप पहले मुझे ये बताइए। नहीं, आप ये बताइए कि कंगना क्या गलत कर रही है? अगर कंगना ड्रग सिंडिकेट को पकड़ाने की के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रही है तो क्या गलत कर रही है? ऋषि ममता के आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ। ऋषि ममता का सवाल है, ऋषि ममता का सवाल है, ऋषि ममता का सवाल है। ऋषि नो प्लीज रिस्पॉन्ड, नो प्लीज रिस्पॉन्ड। ऋषि नो प्लीज लिसन, ऋषि प्लीज लिसन नाउ। ऋषि आसन देती है। ऋषि नाउ प्लीज लिसन, नाउ ऋषि प्लीज लिसन। ममता कह रही है कि कंगना का सवाल या कंगना का कौन सा एक्ट आपको खराब लग रहा है? वो तो नाम बताने को तैयार है, वो कह रही है कि मैं नाम बताने को तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि मैं पेडलर के साथ खड़ी हूं तो मुंबई नहीं आऊंगी जिंदगी भर, वो ये कह रही है। लेकिन खामखा का कुतर्क मत दीजिए ऋषि मिश्रा, कुतर्क मत दीजिए ऋषि मिश्रा, कुतर्क मत दीजिए। वक्त छोड़ो, जब ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप सहमत हैं? भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ रहे हैं। ये बात सच थी कि जब ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ तो ये बात थी कि सुशांत को न्याय मिले। हाँ ऑफकोर्स आ रहे डॉक्टर साहब, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं मैं, डॉक्टर साहब आ रहा हूं, के शर्मा जी आ रहा हूं मैं। सुशांत को न्याय मिले, बात वहां से शुरू हुई, रिया तक गई। रिया पे एक बड़ी लंबी तकरीर, बड़ी लंबी बहस हुई, सारे लोगों ने देखा, उस पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां तक आई बात, और अब कहां पे रुकी है आके? कंगना पर। अब बहस इस पर हो रही है, बातचीत इस पर हो रही है। मैंने इस बहस की शुरुआत कहां की थी वो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। मुझे एक बड़ा लंबा चौड़ा एक मैसेज मिला था और उसने कहा था कि आपकी डिबेट में आम आदमी हमेशा सेंटर फिगर में रहता है, वो कहीं खो गया है। प्रतीक जी कोशिश करिए, उसको ढूंढिए और उसको सेंटर फिगर पर लाइए, बहुत जल्द होगा। मैं बहुत जल्द जानता हूं कुछ दिक्कतें हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं मासेस के बीच में नहीं जा सकता इस समय, दिक्कतें हैं कोरोना को लेकर, वो मैं जानता हूं। मैं कोशिश में हूं, वो कोशिश पूरी करूंगा। लेकिन मैं इस मुद्दे पर लौटता हूं। और जो बयानबाजी हो रही है, अभी मैं देख रहा था पीछे भी चल रहा है, मदर टेरेसा नहीं है कंगना। तो कंगना ने क्या कहा था कि वो मदर टेरेसा है? डॉक्टर के शर्मा। मैं चाहूंगा कि
ऋषि जी थोड़ा उद्वेलित ना हो जाए बहुत, तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि कभी उन्होंने मदर टेरेसा उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं किया अपने आप को, ये कहा नहीं कि मैं मदर टेरेसा हूं, कहीं क्लेम ही नहीं किया उन्होंने। वो तो अपने भाई पद्मश्री हैं और 3 फिल्मों के अवार्ड उनको प्राप्त है, तो उनको उनकी कला का सम्मान किया है इस देश ने और उनको सम्मानित किया है। उस रूप में एक अच्छी कलाकार है, ये तो सब दुनिया जानती है, और उनको सम्मानित किया गया, उनको कलाकार के रूप में ही देखना चाहिए। और अभी एक प्रश्न इन्होंने जब पूछा कि वो ऋषि जी जो पूछ रहे थे, तो ये बात तो गृह मंत्री जी ने कल जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अनिल देशमुख जी ने, उसके विद इन 10 मिनट्स में, यदि ये पत्रकार है तो इनको जानकारी होगी कि विद इन 10 मिनट्स उनका एक ट्वीट आ गया था और उन्होंने कहा था कि आप मेरी जांच करा लीजिए और कहीं यदि कुछ ऐसा है तो मैं जो है पूरा मुंबई छोड़ दूंगी। लेकिन प्रतीक जी, मैं एक दूसरी बात पूछना चाह रहा हूँ, ये जो इस समय महाराष्ट्र के अंदर सरकार है उसमें कांग्रेस भी भागीदार है ना? जो कांग्रेस की बहुत बड़ी महिला शक्ति की जो चैंपियन बनी हुई फिर रही है प्रियंका गांधी जी, और एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार में बैठी है, वो सरकार ऐसी व्यवहार कर रही है जो संयम के साथ प्रियंका गांधी के संयम के साथ मुंह में दही जमी है राहुल गांधी के। बहुत महिला सम्मान की बात करते थे ये कांग्रेस की, संयम के साथ। आज क्या हो गया? इनको जो है सांप सूंघ गया है। कहाँ चली गई प्रियंका गांधी? कहाँ है सोनिया गांधी? महिला सम्मान की बात करने वाली संयम के साथ डॉक्टर साहब, संयम के साथ कार्रवाई बंद करवाई है। डॉक्टर मैं ऋषि मिश्रा संयम के साथ, मैंने डॉक्टर के शर्मा को भी कहा संयम के साथ, जैसे ही पहला सेंटेंस बोला उन्होंने मैंने कहा संयम के साथ, और आप भी संयम के साथ जवाब देंगे। मेरी डिबेट में संयम के साथ, मेरी डिबेट में कोई हल्ला नहीं, कोई हल्ला नहीं, और मर्यादा से अलग नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं बात सुनने तैयार हूँ हुजूर, मैंने बुलाया, मेरे मेहमान हैं, सर माथे पे आप हमारे, बोलिए। प्रतीक जी, मैंने कौन से नहीं, मैं के जी, आप बड़े भाई हैं, ठीक है, मैंने बस आपको आगाह किया था, कुछ कहा नहीं, आपने नहीं कहा, मैंने आगाह किया था, डॉक्टर साहब आपको आगाह किया था और कुछ नहीं कहा था, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा नहीं, ऋषि नहीं, डॉक्टर साहब नहीं कहा, डॉक्टर साहब नहीं कहा आपने। भैया छोटा भाई हूँ, सुन लीजिए आप। ऋषि के शर्मा जी कह रहे थे कि ऋषि मिश्रा उत्तेजित हो जाते हैं। ऋषि मिश्रा क्यों नहीं उत्तेजित हो? ऋषि मिश्रा के जिले से एक बच्ची को डकैतों ने 10 दिन पहले उठा के उसके घर से ले गया। ऋषि मिश्रा मदद करने लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, और आज तक वो बच्ची 10 दिनों के भीतर लौटी नहीं है। अब बताइए ना, बिहार पुलिस क्या कर रही है? उसके लिए आपके मन में और दिल में दया नहीं है? उस बच्ची को मुजफ्फरपुर बिहार का उप राजधानी है, वहां उसके घर से डकैतों ने उस बच्ची को उठा के उसके लिए आंख में आंसू नहीं है। आप महाराष्ट्र में चले जाइएगा, अरे भैया वो भी भारत की बेटी है, वो भी बिहार की बेटी है। डिस्कशन होगा, करूंगा आपके साथ। हाँ, बिहार पे सुशील मोदी को चिट्ठी लिख दीजिएगा, एक पत्र लिख दीजिएगा, डिप्टी सीएम को आप ही का पार्टी का है, पत्र लिख दीजिएगा। चाहिए आप लोगों को डॉक्टर के शर्मा, मैं तो चाहता हूं कि महाराष्ट्र पर डिस्कशन हो, मैं तो चाहता हूं कि महाराष्ट्र पर डिस्कशन हो, लेकिन आप ही के यहाँ के स्टिकर बन रहे, ना भूले हैं ना भूलने देंगे, तो आप ही छींटे यहाँ से बिहार तक जा रही हैं, तो क्या करें? हम तो बिहार चाहते हैं कि बिहार ना हो, लेकिन क्या करें? बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर के शर्मा बताइए क्या करें, बताइए। उस बेटी के सम्मान की बात है, उसको घर से उठा के ले गया, क्या कर रही है मुझे पुलिस, क्या कर रही है? वो सहभागी है, महाराष्ट्र सरकार में सत्ता की सहभागी है, और सुशील मोदी से पूछे कर रही है, सुशील मोदी से पूछे ममता काले, उसमें उनका भी हाथ है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए। ऋषि जी आपका नाम ऋषि है, ऋषि मिश्रा आपका नाम ऋषि है, उसकी मर्यादा भी है, उसका पालन करिए। ममता काले। जी प्रतीक जी, अभी बात हो रही थी नारियों की,
तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में जिन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया वो भूल गए हिंदुस्तान की संस्कृति, जहाँ कहा जाता है नारी तू नारायणी और यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये चीज क्योंकि आप राजनेता बन गए, सत्ता में आ गए, तो आप याद इन चीजों को भूल जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। और ऋषि जी चिल्ला रहे हैं अपने लफ्ज, ये अच्छी बात नहीं है ऋषि। तो ऋषि जी मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आपका आचरण बाहर होता है ना, ये दर्शाता है कि आप घर के अंदर भी वैसे ही हैं। और ये जिसे आप भाषण बोल रहे हैं ना ऋषि मिश्रा जी, वो भाषण नहीं है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति है। जब हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो सिया राम बोलते हैं। आपको शायद हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान की संस्कृति पता ही नहीं है, इसलिए ऋषि मिश्रा जी आप जो है जब डिबेट में आते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर एक बात बताइए, इतना उत्तेजित ऋषि जी मुझे एक बात बताइए, ममता सीधा सवाल, ममता सीधा सवाल आपका, ममता सीधा सवाल आपका। मैं आपसे सीधा एक सवाल है, मैं ऋषि आपसे पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, और इसमें पैनल में 2-3 लोग हैं सिर्फ, मैं ऋषि आप ही से पूछता हूँ, किसी का घर तोड़ देना, किसी का ऑफिस तोड़ देना जायज है? मैं जवाब सही देना बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ। जो पत्रकार हैं, पत्रकार बाहैसियत पत्रकार जवाब दीजिएगा। देश संविधान से चलता है, देश कानून संविधान से चलता है। बीएमसी को ऐसा लगा होगा के शर्मा बताइए कितने, के शर्मा जी बताइए कितनी प्रॉपर्टी मुंबई में है जिन पे एक्शन होना है? के शर्मा जी मुझे बताइए कितनी प्रॉपर्टी है जिन पे एक्शन होना है? प्रतीक जी 52,000 पिछले 2016 से लेके अभी तक जब से बीएमसी बनी है, अभी 52,000 जो है वहां पर शिकायतें अतिक्रमण की हुई है। 52,000 में से कुल 5,000 जो है कार्रवाई, 5,000 केस पर कार्रवाई किया है बीएमसी ने। 12,000 केस को आप जानते हैं ममता काले दूसरा सिस्टम जो होता है इसमें समझौता भी किया जाता है। मैं आ रहा हूँ ऋषि। तो 12,000 केस ऐसे हैं जिसको समझौते से ऋषि जी ने आज ठीक है ऋषि, तुम कार्रवाई हुई है। ऋषि ठीक है ऋषि, चुनाव है ना, चुनाव में ठीक है, ताकत होती है जनता के पास, वो तय करेगी। ठीक है ऋषि, ठीक है, लेकिन बात तो सुनो। उस बच्ची को बचाया जाए, उस बच्ची को खुदवाया जाए, बच्ची कहाँ है ये सब भी नहीं बोला। देखिए बिल्कुल खुदवाया जाए, मैं आपके साथ हूँ। मैं बिहार सरकार ऋषि मैं बिहार सरकार से कहता हूँ, ऋषि बात तो सुनिए ऋषि, मैं बात बाहर अपने प्रोग्राम में तो कह ही सकता हूं ऋषि। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं कहता हूं कि आम लोगों का प्रोग्राम है, ये आम जनता की आवाज का है, और मैंने अपनी बात यहीं से शुरू करी आज। मैं कहता हूं कि आपने जो सवाल उठाया, मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूं। इस बात में निवेदन क्या, बल्कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। और जो आप जिस बात को कह रहे हैं उसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। नारी अस्मिता का बात है, बच्ची की बात है, लिया जाना चाहिए। ठीक है, मैंने टेकन योर पॉइंट। ना ममता काले मैं आ रहा हूँ। संज्ञान लिया, मैं आपको हीरो मानता हूँ। प्रतीक जी मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज मैंने कोई एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया। टेलीविजन यही है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। टेलीविजन यही है, और कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आए क्रॉस चेक होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आए ऋषि, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आए, पत्रकारिता का धर्म है कि चेक एंड देन क्रॉस चेक होनी चाहिए, क्रॉस चेक होनी चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ। ममता काले मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब आई एम गिविंग योर पॉइंट। डॉक्टर साहब आज जी पूरा कर लीजिए, सेंटेंस कर लीजिए, पूरा सेंटेंस कर लीजिए। डॉक्टर साहब पूरा सेंटेंस पूरा कर लीजिए। शिवसेना ने आज जो कार्रवाई की है सेंटेंस पूरा कर लीजिए। ये उसकी राजनीतिक विफलता है, ये प्रशासनिक अपरिपक्वता का निशानी है, और बौखला चुकी है इस समय शिवसेना। आपके लिए दुलारा था ठीक है, ममता काले का टाइम है ये। ममता काले नाउ प्लीज, ममता प्लीज ऋषि ममता काले जी। प्रतीक जी, मैं महाराष्ट्र की सरकार के लिए सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जहां तक अभी की जो महाराष्ट्र की सरकार है उसका ये मानना है कि अगर वहां साधु संत आएंगे अलाउ नहीं किया जाएगा, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। अगर वहां बिहार और यूपी के लोग आएंगे उनकी पिटाई करके भगा दिया जाएगा। अगर वहां पे कंगना रनौत आएगी तो उसके घर में तोड़फोड़ हो जाएगी। लेकिन एक चीज आएगी, केवल कोविड वहां पे आएगा,
केवल कोविड वहां आएगा, कोविड का मोस्ट वेलकम है। हिंदुस्तान का राज्य जिसमें सबसे ज्यादा कोविड के केसेस, सबसे ज्यादा कोविड की मृत्यु। और ऋषि जी आपके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस है, आज थोड़ा ठंडा पानी आप पी लेना और सर में बर्फ रख लेना। आज आप बड़े उत्तेजित हो रखे हैं, थोड़ा पानी पीजिए ठंडा, बर्फ रखिए सर में। आप ऋषि मिश्रा ने सरकार दोनों की बात सुनी, लोगों ने सुनी बात, सुन ले बात, लोगों ने भी बात सुनी, लोगों ने बात सुनी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी ये बात सच होती है। जहां से मैंने बात शुरू की थी, यकीन मानिए मैंने बात वो जो बड़ी ईमानदारी के साथ कही थी कि बहस सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए, सार्थक पहल तक पहुंचनी चाहिए। आज अभी सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।